नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दिल्ली की सियासत दरअसल एक ऐसी राजनीतिक अवस्था में जाकर पहुंच गई है जहां से अब सियासत बांधने का जिक्र नहीं है बल्कि देश को भुलाने का जिक्र भी है। क्या प्रधानमंत्री, क्या मंत्री, क्या नौकरशाही, हर कोई इस देश के भीतर सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की दिशा में बढ़ चुका है क्या? और इन सब के आश्रय जिस भी तरीके से जैसे भी हो, कोई सिक्का कहीं भी किसी भी रूप में उछाला जा सकता है क्या? तो आइए जरा आज इस पोल के खेल को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन सब के बीच कई सवाल ऐसे हैं जो लगातार इस देश के भीतर कुछ नए सवाल खड़े कर रहे हैं। शायद इसीलिए अब गोलमाल नहीं, पोलमाल। पोलमाल क्या है? शुरुआत आज 30 जनवरी है, तो उसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सारी तस्वीरें खुद बहुत कुछ बयां कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके सियासत है कहा गया, एक दूसरे को निशाने पर लिया गया, अपनी अपनी परिभाषा गढ़ी गई और इन सब के बाद सियासत साधने हर कोई निकल पड़ा। 1948 में आज के दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। आज बीजेपी ने अपने विज्ञापन में अन्ना को मार डाला। क्या बीजेपी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो विज्ञापन आया उसमें अन्ना की तस्वीर है और उसमें उन्होंने माला चढ़ा दी है, तो अन्ना को तो उन्होंने जीते जीते मार दिया है। ये कौन सी भारतीय संस्कृति, ये कौन सी भारतीय परंपरा है? और यह विज्ञापन उनके चरित्र का चित्र है। इसमें कहीं पर भी कोई गलत बात, क्या उन्होंने कसम नहीं खाई थी बच्चों की? तय जनता को ही करना है, लेकिन जनता करे क्या? सत्ता इतनी ताकतवर होती चली जाती है कि जो बात कही जाती है वो कहीं पीछे छूटती चली जाती है। मसलन किसानों को लेकर इस देश में आज से नहीं, आजादी के बाद से बहुत कुछ कहा गया। बीते दिनों क्या कहा गया वो भी सुनाएंगे, लेकिन बीते 24 घंटे का एक सच दिखाते हैं। सिर्फ इस देश के विदर्भ का सच है। 5 किसान खुदकुशी की है। मनोज महाजन खैरी गांव के हैं, 34 बरस। किशोर पवार रोहाना गांव के, 45 बरस। मुर्शिदाबाद निकम 29 उम्र है इनकी और शिंगरवाड़ी गांव के हैं। इसके अलावे राधेश्याम चौहान जो 43 बरस के हैं, वो राजनी गांव के हैं। मधुकर चहेंडे 56 बरस के हैं, लंडोरी गांव के हैं। सिर्फ 24 घंटे में बीते ये स्थिति है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इसके आगे अगर याद कीजिए तो महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी की तादाद आज की नहीं है, बीते 15 बरस से तकरीबन 1.5 लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं। और इन सब के बीच सरकारें हर वक्त आती हैं और किसानों का नाम लेकर कहती है उनको, चाहे फसल में समर्थन मूल्य ज़्यादा देने की जिक्र हो या फिर खुदकुशी से बचाने की स्थिति। सियासत कैसे साधी जाती है यह भी समझ लिए, और सियासत जब सध जाती है तो उसके बाद भी किसानों के नाम पर सियासत कैसे होती है। दोनों स्थिति आपके सामने। किसान को खेती करने में जो खर्च होता है, खाद का, बीज का, पानी का, बिजली का, उसके ऊपर 50% मुनाफा लगा करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होगी। अब किसान को मरने की नौबत नहीं आएगी भाइयों। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, किसानों को लेकर दोनों ने अपने अपने वक्त में काफी चिंता जताई। लेकिन अब आलम यह हो चला है कि किसानों की खुदकुशी घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। 2014 ने तो 2006 को रिकॉर्ड को पकड़ लिया है, यानी 4000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी 2014 में कर ली। और बीते 28 दिनों में ही 60 किसान खुदकुशी सिर्फ विदर्भ में कर चुके हैं। संकेत बहुत साफ है, किसानों की हालत इस दौर में कोई देख नहीं रहा। और यही सवाल पहली बार शिवसेना ने महाराष्ट्र में उठा दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से आते हैं और राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से भी विदर्भ से ही आते हैं। और इसी राज्य में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला न सिर्फ बदस्तूर जारी है बल्कि लगातार बढ़ रहा है। और इस बरस यानी जनवरी के महीने में ही 60 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। सियासत भी ऐसे में तेज हो चली है, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल शिवसेना ने विदर्भ में किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि यवतमाल जिले में बुधवार को 4 किसानों ने और चंद्रपुर जिले में 1 किसान ने खुदकुशी की। पिछले 1 माह में ऐसे मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और नए मुख्यमंत्री विदर्भ के ही हैं, इसलिए उम्मीद जागी थी कि उस क्षेत्र के किसानों को नया जीवन मिलेगा। लेकिन हो उल्टा रहा है। मुख्यमंत्री दावोस में निवेशकों के लिए पलक पावड़े बिछाने में व्यस्त थे, वहीं यह किसान खुदकुशी कर रहे थे क्योंकि उनके पास सूदखोरों को देने के लिए पैसा नहीं है।
अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना भी सत्ता में है। अब जब शिवसेना ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के सीएम को कटघरे में खड़ा किया है तो सवाल कई हैं और सबसे बड़ा सवाल तो दावोस का जिक्र कर इसके संकेत दे दिए हैं कि कारोबारी हितों के बीच किसानों की खुदकुशी का मसला सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, उसकी लकीर दिल्ली तक जाती है। और दावोस वित्त मंत्री गए थे और उन्होंने वहां पर निवेश के लिए दुनिया भर के तमाम उद्योगपतियों को भारत आने का न्योता भी दिया। अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ महाराष्ट्र में सत्ता बदली है, एजेंडा नहीं। और सवाल यह भी है कि सत्ता में बीजेपी के साथ बैठे हुए शिवसेना मुखपत्र के आश्रय किसानों का मुद्दा उठाकर सिर्फ संकेत देना चाहती है या फिर आने वाले वक्त में बीजेपी की उस सियासी जमीन को भी हड़पना चाहती है जिसके आश्रय किसानों के मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने विदर्भ में न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि सबसे बड़ी जीत हासिल की। आंकड़े चौंकाने वाले किसानों की खुदकुशी को लेकर हैं और विदर्भ ही नहीं मराठवाड़ा में भी किसान बड़ी तादाद में खुदकुशी कर रहे हैं। 2014 स्थिति देख लीजिए, विदर्भ में 1140, मराठवाड़ा में 2860। ये 2014 में खुदकुशी की ये स्थिति दरअसल 2006-05 उससे पहले हुआ करती थी। इस बीच में कुछ पटरी पे आई थी चीजें। उससे पहले आपको लिए चलते हैं किस रूप में किसान खुदकुशी कर रहे थे। 2013, 12, 11 अगर आप देखिए तो 3000 से ज़्यादा महाराष्ट्र में, और पूरे देश की स्थिति देखिए तो 11 से 14,000 के बीच में। और 1995 से 2013 यानी 2,96,438 किसानों ने खुदकुशी की। इसका एक मतलब तो बिल्कुल साफ है, इस दौर में तमाम राजनीतिक दलों की सरकार केंद्र में आ चुकी है, राज्य में भी वहां पर हर पार्टी सत्ता में रह चुकी है, लेकिन किसानों की खुदकुशी रुकी नहीं। यानी किसानों को लेकर कहीं भी किसी भी रूप में कोई बात सिर्फ कही जाती है, उसको लागू नहीं किया जाता है। इस मसले को आगे उठाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बीच फिर कल प्रधानमंत्री की एक रैली दिल्ली में होने वाली है। फिर मौका चुनाव का है, फिर बात लोगों की ही होगी, लेकिन लागू चीजें कैसे होंगी, लेकिन रैली किस रूप में तामझाम के साथ तैयारी हो रही है, देख लीजिए दिल्ली का ककड़ुमा इलाका। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा में मंच सज चुका है। कल दोपहर 3 बजे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव प्रचार की दूसरी रैली करेंगे। और यह रैली बीजेपी के लिए कितनी बड़ी आस है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रैली स्थल तक प्रधानमंत्री के पहुंचने की व्यवस्था हेलीकॉप्टर से भी की गई है। यानी सड़क के रास्ते अगर पहुंचना नामुमकिन हुआ तो फिर हेलीकॉप्टर के रास्ते। नामुमकिन इसलिए क्योंकि रैली में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे, इसकी व्यवस्था अब खुलकर की जा रही है। पूरे इलाके में तकरीबन 16 स्कूलों के ग्राउंड को गाड़ियों के पार्किंग के लिए खुला छोड़ा गया है, जिसमें बस, ट्रक, ट्रैक्टर सब जमा होंगे। तकरीबन 10 से 12 हजार लोगों के इस ग्राउंड में 15 से 20 हजार लोग जरूर पहुंचे। और जाहिर है अगर ऐसा होगा तो सिर्फ सड़क ही नहीं बहुत कुछ जाम हो जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था करने के लिए 6 मंत्री, 20 सांसद, 11 पूर्व विधायक और संघ के 16 अनुवांशिकी संगठनों को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में जनता की मौजूदगी होनी चाहिए। चूंकि पूर्वी दिल्ली की पहचान ज्यादातर पूर्वी यूपी और बिहार के वोटरों से पटी पड़ी है और तकरीबन 67% वोटर यहाँ के पूरब के ही हैं, तो प्रधानमंत्री का भाषण भी यूपी बिहार के लोगों को लेकर ज्यादा होगा। वैसे भी दिल्ली में कुल 31% वोटर यूपी बिहार के हैं और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की नजर भी है। बिहार में तो इसी बरस नवंबर में चुनाव होने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का ये भाषण सिर्फ दिल्ली या पूर्वी वोटरों तक ही टिकेगा ऐसा भी नहीं है। इस भाषण की लकीर कहीं आगे जाएगी। लेकिन दिल्ली को लेकर सबसे महत्वपूर्ण यह हो चला है कि क्या वाकई रामलीला मैदान के बाद अब जब ककड़ुमा में रैली हो रही है तो ये किसी तरीके से कोई नया संदेश दिल्ली के वोटरों को दे पाएगी या नहीं। सबकी नजरें इसी पर टिकी है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो बात रैलियों में कही जाती है उसके बाद जब आपकी सरकार बन जाती है तो उन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को काम करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली में मौजूदा स्थिति देख लीजिए, मंत्री संतरी सब कोई चुनाव प्रचार के मैदान में, कहीं पर वित्त मंत्री हैं, कहीं पे मानव संसाधन मंत्री हैं, कहीं पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए हैं, प्रकाश सिंह बादल महाराष्ट्र के आ गए, पंजाब से आ गए हैं, और इन सब के बीच लगभग 9 मंत्री हर दिन रैली कर रहे हैं। इसमें विदेश मंत्री को अब चीन जाना है तो उनका मामला थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि हर कोई चुनाव की दिशा में है। अब इसके आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़िएगा तो आपके जहन में सवाल आएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पीछे आरएसएस भी तो है। आरएसएस को भी तो सोचना चाहिए। आरएसएस तो सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन उसकी राजनीतिक सक्रियता और राजनीति का ककहरा दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर संघ के स्वयंसेवकों से समझा और देखा जा सकता है।
परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की इच्छा है कि इस बार दिल्ली में 100% मतदान हो और युवा वर्ग, हाँ, उनका संदेश हमारे पास ये आया है कि दिल्ली में अपना 100% मतदान हो और युवा घर से निकले और वोट करे जाके, और राष्ट्रवादी शक्तियों को वोट करे। तो हमारा प्रयास यही है कि लोगों को कन्विंस करना, लोगों के पास जाना, युवाओं के पास जाना। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय हितों, एक देश के एक अच्छी सरकार आए, पूर्ण बहुमत से एक सरकार आए और एक अच्छी सरकार आए, एक राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सरकार आए। हर दम लड़ती रहे। दिल्ली को डिलीवरी चाहिए, दिल्ली को काम चाहिए। एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ पर सभी कार्यकर्ता है और हमारा उद्देश्य जन जागरण है, किसी का प्रचार करना नहीं है। हमने कुछ विषय रखे हैं यहाँ पे, ये विषय है एक राष्ट्रीय अवधारणा और एक राष्ट्र के लिए जरूरी है और स्पेशली दिल्ली राज्य के लिए जरूरी है। दिल्ली किसके भी हिस्से में आए, लेकिन हमें लगता है जिन उम्मीदवारों को वोट दिए जाएंगे उसमें से जिसकी भी सरकार बनेगी उसको लेके एक आंकड़ा आपको दिखला देते हैं। यह आंकड़ा बहुत शानदार है। बीजेपी के 39% लोग जो हैं उन पर संगीन मामले चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 33% हैं और कांग्रेस के 30% हैं। यानी ये संगीन मामले उसके भीतर में से है। 25 पर संगीन मामले, 20% पर संगीन मामले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संगीन। इसका मतलब है दागदार लोगों की कमी कहीं नहीं है, चाहे वो उम्मीदवार। ये AIDR की रिपोर्ट आई है। अब सवाल इसके आगे है कि क्या इस दौर में जो सत्ता में नहीं है और सत्ता जिनसे छिन चुकी है उनके भीतर फिर सत्ता पाने की इच्छा है, या उस दौर में काम इस देश के भीतर नहीं हो रहा था उसको उभारने की इच्छा है। यह जिक्र हम मनमोहन सिंह सरकार का कर रहे हैं। उस दौर में जयंती नटराजन, याद कीजिए, पर्यावरण मंत्री, क्या क्या कहा जा रहा था, किस किस रूप में होता था। कहते थे वसूली होती है, फिर कहा गया तमाम परियोजनाएं रोक दी गई है। कांग्रेस बाहर है सत्ता से, आज वो खुद सामने आ गई, पोल पट्टी खोल दी। My letter, which I acknowledge that I wrote, पहले मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू और पूर्व कोयला सचिव PC पारख की किताबों और अब जयंती नटराज की चिट्ठी ने कांग्रेस के संकट को सतह पर ला दिया है। सच कहा जाए तो पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन की महज एक चिट्ठी ने कांग्रेस सरकार के इन 3 चेहरों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। जयंती की चिट्ठी में आरोपों की लंबी फहरिस्त है। इन आरोपों में पर्यावरण मंत्रालय के कामकाज में राहुल गांधी के दखल देने जैसे गंभीर आरोप हैं, तो खुद को बलि का बकरा बनाए जाने का जिक्र भी। if he had a problem, he could have told me to do the clearances faster. But he himself was going to asking me to go the day before he addresses FICCI, and the next day he is telling FICCI that environment clearances will now become much more easy, whereas there was really no bottleneck. दरअसल इस चिट्ठी ने एक बार फिर उसी बात पर मुहर लगाई है कि कांग्रेस सरकार के भीतर कई पावर सेंटर काम कर रहे थे। राहुल गांधी सरकार में बिना किसी हैसियत के दखल दे रहे थे, तो मनमोहन सिंह सिर्फ गांधी परिवार के रबर स्टैंप से ज्यादा साबित नहीं हो पा रहे थे। जयंती ने मनमोहन सिंह के कठपुतली होने का चिट्ठी में इन शब्दों में जिक्र किया है। 20 दिसंबर 2013 को मनमोहन सिंह ने मुझे ऑफिस बुलाया। मैं जब उनके कमरे में घुसी तो वो कुर्सी से खड़े हो गए। वो भुजे हुए और तनाव में दिख रहे थे। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, जयंती, मुझे कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा है कि तुम्हारी सेवाओं की अब पार्टी संगठन को जरूरत है। मैंने चौंकते हुए कहा, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, वह चाहती हैं कि तुम इस्तीफा दे दो। और ये इस्तीफा ठीक उस दिन लिया गया जिसके अगले दिन राहुल गांधी ने फिक्की के कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्रालय के कामकाज को कटघरे में खड़ा करते हुए एक तरह से सीधे सीधे जयंती को निशाने पर लिया था। आज तक ब्यूरो। मुश्किल यह नहीं है कि जयंती नटराजन अपनी बात को लेकर सा, मुश्किल यह है कि अगर वाकई मनमोहन सिंह के दौर में क्या इस देश के साथ मजाक किया जा रहा था, खिलवाड़ किया जा रहा था। रिपोर्ट देखिए तब समझ पाएंगे कि किन किन योजनाओं को लेकर जो जयंती जिक्र कर गई, इस देश के भीतर का सच होता क्या है। हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। जिस नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सरकार के मंत्री पर सार्वजनिक तौर पर निशाना साधा था,
आज वही मंत्री इस बात का जिक्र करके सामने आ गया कि मनमोहन सिंह के दौर में उन्हें अडानी और मोदी के खिलाफ काम करने के लिए कहा जा रहा था। Two important issues, Kasturi Rangan report, which I notified the day before I was sent home, and one particular file of Adani Group which was missing and found in a bathroom. The next day, I was asked to resign. एक तरफ अडानी और मोदी का जिक्र और दूसरी तरफ राहुल और माखन पर निशाना, यानी मनमोहन कैबिनेट का कोई भी मंत्री मौजूदा वक्त में अडानी की योजनाओं को दबाने का आरोप मनमोहन सरकार पर लगा रहा है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्नूप गेट को उछाले जाने की साजिश का जिक्र कर रहा है, तो पहला संकेत मोदी सरकार के करीब आने के उभर सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए अजय माकन को भी लपेटे में लेने का मतलब कांग्रेस के भीतर सत्ता के संघर्ष को सतह पर लाने के संकेत भी हो सकते हैं। यानी जयंती नटराजन ने जिस तर्ज पर मंत्री रहने के दौरान के वाकयात का जिक्र किया है, उसने मनमोहन सिंह के कामकाज पर ही सीधे तौर पर उंगली उठा दी है, क्योंकि दर्जन भर परियोजनाएं अब कटघरे में हैं। मसलन उड़ीसा वेदांता का नियामागिरी प्रोजेक्ट, हिमाचल में जीवीके के बिजली संयंत्र, महाराष्ट्र की लवासा परियोजना, गुजरात में निरमा के सीमेंट प्लांट। तो सवाल यही है कि क्या देश के साथ मनमोहन सिंह खिलवाड़ कर रहे थे? क्योंकि सवाल सिर्फ रिमोट सरकार का नहीं है और न ही कांग्रेस में सत्ता की दो धुरी का है, बल्कि सवाल सियासी दुश्मनी साधने का भी है और सियासत को परियोजनाओं के नाम पर आगे बढ़ाने का भी। मसलन अडानी की फाइल बाथरूम में फेंक दी जाए, जानबूझकर स्नूप गेट का मसला उठाया जाए, सत्ता गंवाने के बाद राहुल गांधी को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और ऐन दिल्ली चुनावों के वक्त अजय माकन पर उंगली उठा दी जाए। ऐसे में जयंती का चिट्ठी बम सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल इसकी टाइमिंग का भी है। आखिर दिल्ली चुनाव मोदी सरकार के लिए इम्तिहान की घड़ी है। और अब आज तक देखने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर। दरअसल ENB अवार्ड जो विजुअल मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें आज तक को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। सुप्रिया प्रसाद को बेस्ट एडिटर इन चीफ अवार्ड मिला है, अंजना ओम कश्यप को बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है, कुणाल सिंह चौहान को बेस्ट न्यूज़ प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला है, थर्ड डिग्री को बेस्ट टॉक शो, श्वेत पत्र को बिजनेस प्रोग्राम के तौर पर अवार्ड दिया गया है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम का अवार्ड प्रेमचंद, हिमांशु, अमित कुमार को गंगा सागर के लिए बेस्ट वीडियोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। यानी दर्जनों अवार्ड आज तक की झोली में है और ये बतलाते हैं कि आज तक की लोकप्रियता अवार्ड के दायरे में भी कहीं ज़्यादा आगे है।